पिछला चुनाव बक्सर की जनता ने, पूरे बिहार की जनता ने बहुत ही करीब से देखा है कि पिछला चुनाव प्रत्येक महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपए देना, ईमानदार की परिभाषा आप लोग किस रूप में समझते हैं? मैं ये सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आप लोग किस रूप में उन्हें ईमानदार देखते हैं? आपको कैसे लगता है कि आनंद मिश्रा जी ईमानदार हैं? क्यों नहीं ईमानदार है? तो अपना नौकरी छोड़ करके उतना अच्छा नौकरी 11 करके वर्षों तक इन्होंने आईपीएस की नौकरी की। हम्म, 11 वर्ष की आईपीएस की नौकरी में इन्होंने कितने पैसे कमाए? ये आईपीएस की नौकरी छोड़ने के बाद निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़े, जिसमें 4 से 5 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए। उसके बाद ये जन सुराज में गए। वर्तमान चुनाव ये भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे लड़े, फिर इन्होंने 5 से 10 करोड़ रुपया खर्च किया। तो क्या 11 साल की आईपीएस की नौकरी में यदि ये ईमानदार व्यक्ति थे, तो एक आईपीएस की 11 वर्षों की सैलरी का मूल्यांकन कर लीजिए। नहीं तो सैलरी से चुनाव थोड़ी तो लड़ा कैसे जाता लड़े हैं चुनाव है। ये? उनके कहाँ से लड़े? सहयोगी ने उनको सहयोगी सहयोग कौन किया। सहयोग करता है आपको? उनके बैचमेंट के जो आईएएस आईपीएस होंगे तो ये उनके सभी बैचमेटों ने इनको अपनी तनख्वाह दे दी कि आप लड़िए चुनाव। ये इस तरह नहीं, का भ्रम समर्थक भी तो फैलाकर लोग भी तो चाहते थे कि समाज ये में बदलाव आए। सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। ये लोग असम में रह के जिस प्रकार से इन्होंने असम में नौकरी की है, और इनके 11 ये लोग महत्वाकांक्षी लोग हैं। ये सत्ता के शिखर पे जाने के लिए इन्होंने आईपीएस की नौकरी छोड़ी। 11 वर्ष के अपने कार्यकाल में इन्होंने अच्छी तरह से धनोपार्जन किया। उसके बाद ये यहाँ आए, लोकसभा का चुनाव लड़े, दाल नहीं गली, अब विधायक बन गए हैं। आने वाले दिनों में देखिए क्या क्या होता है। अच्छा पंकज जी, आप अपने संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक है? बक्सर जिला की बात करें। जी, इस विषय पे हम चर्चा बहुत नहीं करना चाहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी भी आज सतह पे है। इनके यहाँ भी, इनके यहाँ से पूर्व लोकसभा का चुनाव लड़े मिथिलेश तिवारी जी का अलग गुट है, वर्तमान विधायक आनंद मिश्रा जी का अलग अलग गुट है। ये दोनों लोग तो खुद ही लोकसभा के लालच में पड़े हुए हैं। उनको लग रहा है कि मैं पार्लियामेंट लड़ूंगा, मैं पार्लियामेंट लड़ूंगा। यहाँ जिलाध्यक्ष का अलग गुट है, पूर्व जिलाध्यक्षों का अलग गुट है। तो ये तो हर पार्टी में होता है। हर व्यक्ति अपने आप को पार्टी में अपनी दावेदारी को मजबूत रखता है, और हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा कंट्रोल रहे। तो ये उनका पार्टी का व्यक्तिगत मामला है, इस पे हम लोग, लेकिन पार्टी की उनकी गुटबाजी भी धरातल पे है। अच्छा, अभी क्या कारण है कि पूरे देश में चारों तरफ देखा जाए तो केवल धरना प्रदर्शन ही चल रहे हैं? स्टूडेंट भी धरना दे रहे हैं, किसान भी धरना दे रहे हैं, और अगड़ी जातियों के लोग भी सड़कों पर आ गए हैं, पिछड़ी जातियों के लोग भी सड़कों पर आ गए हैं। देखिए, इस राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में किया। हुँ, यूजीसी बिल लाने के बाद हुँ, इन्होंने इस देश में हिंदुओं को बांटा। पहले तो इन्होंने हिंदुओं को एक करने की बात कही। उसके बाद जैसे ही इनको ये लगा कि हिंदू में भी हमारे साथ कौन सा वोट बैंक आए, इन्होंने यूजीसी बिल लाया। यूजीसी बिल लाने के बाद से क्या संदेश था यूजीसी बिल का? हम लोग भी यूनिवर्सिटी में रहे हैं, हॉस्टल में रहे हैं। हम लोग के भीतर हॉस्टल में तो कभी कहीं जातिवाद नहीं दिखाई दिया। हमारा बैचमेट जो है वो दलित था। हमारा बैचमेट क्या, हमारा रूममेट दलित था। हम लोग एक कमरे में रहते थे, एक साथ खाना खाते। हम लोग के भीतर जातिगत भावना थी ही नहीं। तो यूनिवर्सिटीज़ के भीतर जैसे ही ये लोग यूजीसी बिल ले आए, तब से इस देश में अगड़े पिछड़े को इन्होंने आपस में लड़ाया है। और ये सिर्फ और सिर्फ इस देश में सकारात्मक राजनीति न हो, लोगों को उलझाए रखने के लिए इस तरह के बिल लाए हैं। इन लोगों की मंशा कभी भी यूजीसी बिल ले आकर किसी को लाभ पहुंचाने की नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये लोग यूजीसी बिल ले आए। क्या लगता है इसका खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा? इसका खामियाजा बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, पड़ रहा है। आने वाले दिनों में देखते रहिए। लोग अब प्रधानमंत्री के भी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जी देखिए, प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा लोग मांग कर रहे हैं, वो अलग का विषय है। लेकिन वर्तमान सरकार, आम जनता की समस्याओं से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। अब ये सरकार मदान्ध हो चुकी है और अपने मद में चूर है। वर्तमान सरकार कहीं पे भी विकास संबंधित, हमारे आपके उत्थान संबंधित, युवाओं, बेरोजगारों, इन सब विषयों पे तो मैटर ही खत्म हो गया ना। झूठ से ही इनकी शुरुआत हुई है। 2-2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात ये लोग किए थे, आज तक धरातल पे नहीं उतरा। अब आप देख रहे हैं अभी जिस प्रकार से पूरे देश में युवाओं ने खुल के इनका विरोध किया। अभी आप देख लीजिए, बिहार की राजनीति में ही आ जाइए, जिस प्रकार से ये लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जाति, ये लोग परिवारवाद का आरोप लगाते थे कांग्रेस पे। आज परिवारवाद का जीता जागता उदाहरण बिहार है। नीतीश कुमार का बेटा बिना कोई चुनाव लड़े इस राज्य का स्वास्थ्य मंत्री बन जाता है। उपेंद्र कुशवाहा का बेटा बिना कोई चुनाव लड़े पंचायती राज मंत्री बन जाता है। आप देख रहे हैं, उस उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की मंत्री पद की कुर्सी बचाए रखने के लिए एक भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी को इस्तीफा दिलवा दिया जाता है। तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? ये इस देश में लोकतंत्र की हत्या नहीं है? सीधे सीधे आप ऐसे पदों पे
ऐसे लोगों को बैठा रहे हैं जिनका दूर दूर तक राजनीति से कोई वास्ता नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनके पिताजी राजनीति में थे। तो आज तो पूरी तरह से जो भी कमियां आप दूसरों पे थोपते हैं, आप तो उसका जीता जागता उदाहरण खुद बन के घूम रहे हैं। लेकिन क्या कारण है कि ईडी की कार्रवाई जो है केवल विपक्ष के ही नेताओं के घरों में नजर आती है? वर्तमान सरकार जिस प्रकार से सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, ये आने वाले भविष्य की राजनीति के लिए घातक है। अगर जो काम आज ये लोग कर रहे हैं, अगर ये काम कांग्रेस ने किया होता तो आज ये लोग इन लोगों की कहीं उत्पत्ति नहीं हुई होती। आपको लगता है कि कांग्रेस की वापसी होगी देश में? बिल्कुल इस देश में कांग्रेस की वापसी होगी और 2029 के चुनाव में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का अंत बहुत जल्द होने वाला है।